हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास के एक 50 महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें दोस्तों रट लीजिए और बहुत ही अच्छा, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उसके दृष्टि से मैं लेकर आया हूँ आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आता हूँ अपने पहले क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक, भारत में आर्यों का आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद में मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए रेड वाले कलर में ऑप्शन से किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद में मिलती है। तो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, सामवेद, ऋग, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्कों पर लेख तथा तिथियों, ठीक, के उत्कर्षण करने की परंपरा सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूनानी शासक, यूनानी शासक अफगान कुषाण, तो यहाँ पर यूनानी शासन वाला सी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यूनानी शासकों द्वारा सिक्कों पर लेख तथा तिथियों को लिखने की परंपरा शुरू हो गई। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया। अशोक के अधिकांश शिलालेख आपका जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ओके दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वेदों की संख्या कितनी होती है। 4। अभी मैंने ऊपर बता दिया ना, कुल वेदों की संख्या कितनी होती है। 4 होते हैं। और वेदांग कितने होते हैं। 6। ठीक है, उप वेदांग कितने होते हैं। 6 होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। 6। देखिए अभी हमने उसको डिस्कस किया और वही क्वेश्चन आ गया। तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी होती है। 6 होती हैं। और वेदों की संख्या दोस्तों 4 होती हैं। ठीक है ना। और यूनानियों को आने का अवसर प्रथम किस में मिला। तो ऋग्वेद में मिला। किसमें दोस्तों। तो ऋग्वेद में मिला है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बन के आया था। ठीक है ना दोस्तों, तो किसके शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है ना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था यूनानी राजदूत। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था यूनानी राजदूत मैगस्थनीज। ठीक, और यहाँ पे आते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है। ठीक, हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, यानी किसने रचना की है। तो उसको हेरोडोटस ने किया था। ठीक है ना, हेरोडोटस ने किया था। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो है प्राचीन इतिहास का, और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ओके, और अगला हमारा क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख में होता है। तो एरसण, ठीक, एरण, ठीक, एरण अभिलेख में होता है। ओके, क्लियर है दोस्तों, एरण अभिलेख में होता है। क्लियर है ना, सती प्रथा का उल्लेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई। ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई दोस्तों। तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई आप 1922 में। ठीक है, 1922 में। और हड़प्पा की 1921 में। दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। ओके, और राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज। क्लियर है। ओके दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, कब हुआ था। 1922 में राखालदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों यानी मंत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में आपको पता है कि 10-28 मंत्र होते हैं। ठीक है, 10-28 यानी 1028 मंत्र को उल्लेख किया गया है किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है ना, और आपका सब अगर पूछ जाए क्वेश्चन कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप इसमें ऋग्वेद मारेंगे ऑप्शन में। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, असतो या सदगमय, ठीक, वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, ऋग्वेद से मिलता है। ठीक, असतो माँ सदगयम, ठीक, वाक्य निम्नलिखित में किस वेद से मिलता है। तो ऋग्वेद। ये संस्कृत का वर्ड है दोस्तों,
तो इसे घबराइएगा मत। अगर ऐसा है अस्तो माँ सद गमय, ठीक, तो ये ऋग्वेद का है। ओके, और सबसे पुराना वेद आपको पता ही है ऋग्वेद ही है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से था? ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में कौन तत्व का खोज किया गया था? लोहे का, ठीक है ना, लोहे का खोज किया गया था। ओके, क्लियर है, लोहे का उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, क्लियर है। जिसको श्याम या कृष्ण अयस का संबंध रखा गया है, ठीक है, जो श्याम और कृष्ण अयस से संबंध किससे का है? लोहे से है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, राजसूय, ठीक, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्रह्मांड में मिलता है? ठीक है, तो किस ब्रह्मांड में मिलता है? तो आपका ऐतरेय ब्रह्मांड में मिलता है। क्लियर है, ऐतरेय ब्रह्मांड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित है? उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित है? तो 4 वर्णों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल कितने वर्णों में विभाजित है? तो 4 वर्णों में विभाजित। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऋग्वेद का के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है? तो आपका 7वां मंडल हो जाएगा, याद रखना, 7वां मंडल। ठीक है, 7वां मंडल में है। क्लियर है, 7वां मंडल में यहाँ पर ऋग्वेद में 10 राज युद्ध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो अभी देखिए हमने पढ़े हैं 10 राज वाला, तो किस में था? 7वां में था। अब देखिए पूछ दिया कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र, देखिए बहुत बार पूछता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। और फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है कि गायत्री मंत्र किस ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? ठीक है ना, तो तीसरे मंडल से लिया गया है, याद रखिएगा, तीसरे मंडल से। और 7वां मंडल तो पता ही है 10 राज युद्ध होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है दोस्तों, सूती कपड़े का कपड़ा, ठीक है, सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से हुआ, मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से सही हुआ। ठीक है, और लोथल आपका क्या है? पूछ देगा कि हड़प्पा कालीन का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है, लोथल है। ठीक है, बंदरगाह। ओके दोस्तों, ये बंदरगाह है। क्लियर है, ये बंदरगाह है। अगर पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। और पूछ दे कि क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, याद रखना दोस्तों, रावी नदी के किनारे। क्लियर है, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है ना, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी है। ठीक है, यमुना का पता है, यमुनोत्री से निकलती है। गंगा का पता है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, इस क्लियर है दोस्तों। ओके, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो साम वेद को। ओके, क्लियर है, साम वेद को। क्लियर है ना, साम वेद को भारतीय, यानी जो आपका संगीत कहाँ से शुरू हुआ, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो साम वेद से हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है ना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ऋग्वेद से क्या लिया गया था दोस्तों? अभी हमने लोग क्या पढ़ा? गायत्री मंत्र लिया गया। ठीक है ना, गायत्री मंत्र लिया गया था ऋग्वेद से। क्लियर है, गायत्री मंत्र लिया गया था ऋग्वेद से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो आपका ऋषभदेव हो जाएगा। क्लियर, यानी अगर क्वेश्चन पूछ दे, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, अगर ये भी क्वेश्चन कर दे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगर एक क्वेश्चन कर दिया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक की बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, वास्तविक की बात कर देगा तो आपका जो है महावीर स्वामी हो जाएंगे। और ये 24वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी के होते थे 24वें तीर्थकार थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी सब इनके तीर्थकार थे। ये सब कुछ अच्छे काम नहीं किए, इसलिए इनको गणना में नहीं लिया जाता है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन ये आप रखिएगा, याद रखिएगा, पहले तीर्थकार और ये 24 काम है। और कभी कभी 23वां पूछ देता है तो पार्श्वनाथ को याद रखिए। ठीक है दोस्तों,
पार्श्वनाथ को जो है 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। क्लियर है। यहाँ से आपका इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, अभी मैंने बता दिया। और बता दिया 23वें तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर स्वामी को ठीक किस नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, बहुत पूछता है किस नदी के तट पे ज्ञान भगवान महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ। ठीक है ना, ऋजुपालिका नदी के किनारे, याद रखना। ठीक है ना। और पूछ दिया जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे लंबी नदी भारत में सबसे लंबी नदी, तो 25-25 किसकी लंबाई है, एक सेकेंड, आपका 25-25 किसकी लंबाई है, गंगा की। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धर्म के साहित्य को ठीक आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है, यानी आगम माने आने वाला, यानी आगम कहा जाता है, तो जैन धर्म को। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म को बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, तो इसको जो है आसानी से इसको रट डालिए। पूरा जो 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 50 क्वेश्चन, और किसी ना किसी परीक्षा में सीधा टपकेगा। ठीक है दोस्तों, सीधा आपके परीक्षा में घुसने वाला है, सीधा ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में घुसने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये आपको पता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। क्लियर है। और इसके 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है ना, भगवान महावीर किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो प्राकृतिक या अर्धमगधी। देखिए दोस्तों, अभी एक बार क्वेश्चन में जो है दे दिया था अर्धमगधी, यानी भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया, तो उसमें ऑप्शन में था अर्धमगधी था दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या दिया था, अर्धमगधी दिया था, लेकिन वहाँ पर प्राकृतिक नहीं था दोस्तों। बड़े लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो याद रखिएगा प्राकृतिक मतलब अर्धमगधी भी होता है, याद रखना है। ठीक है। और बुद्ध की बात किया जाए तो पाली में दिया था, याद रखना। ओके, और एक क्वेश्चन और इससे निकलता है, यहाँ पर देखिए संस्कृत की बात किया गया है, तो अशोक के अभिलेख जो थे वो किस भाषा में लगभग थे, संस्कृत भाषा में थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्री भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है ना, श्री भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो दोस्तों 18 अध्याय हैं। ठीक है। और देखिए अभी मैंने बताया क्वेश्चन पीछे गया है, तो उसमें ऋग्वेद में कुल कितने थे, 10-28 सूक्तियाँ यानी मंत्र का उच्चारण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशिया का ठीक ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध भगवान को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और महावीर स्वामी कौन थे, 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, वास्तविक संस्थापक भी इनको कहा जाता है। ठीक, महात्मा गांधी जी देखिए 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, और इसी 30 जनवरी को जो है 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर है। किसने मारा था महात्मा गांधी को, तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म से। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग सारी परीक्षाओं में ये सीधा घुसता है, तो ये सीधा घुसता है, तो इसको जो है इंपॉर्टेंट बना लीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध। त्रिपिटक, ठीक है ना, त्रिपिटक किससे संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से, सा याद रखिएगा। ठीक है ना, त्रिपिटक किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिला। ठीक है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिला। देखिए तो क्वेश्चन का जो है टाइप बदल रहा है, और सारे जो है सिलेबस चेंज कर दे रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं कुछ और, पूछ कुछ और रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है, याद रखिएगा। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, ऋग्वेद से। ठीक है, और संगीत वाला क्षेत्र किससे लिया गया है, तो सामवेद से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है ना, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपका जो है बौद्ध ग्रंथ की में भी मिलता है और जैन धर्म के ग्रंथ में मिलता है। ठीक है ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है,
हर्यक वंश के संस्थापक कौन से? तो बिंबसार थे। ठीक है दोस्तों, बिंबसार थे, याद रखिएगा, बिंबसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करिए। और एक कतई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, सारे 50 के 50, इनको रट डालिए, सीधा क्वेश्चन में आता है, ठीक है, सीधा आपके पेपर में आएगा। सिकंदर के महान गुरु कौन थे? ठीक है, सिकंदर के महान गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे, याद रखिएगा। सिकंदर के महान गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे, ठीक है ना, अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेसिस या विस्तता, ठीक, विस्तता का युद्ध किस नदी पे लड़ा गया? तो झेलम नदी पे, याद रखिएगा, ठीक है ना, झेलम नदी पे लड़ा गया था, याद रखिएगा। एकमात्र राजा था जो सिकंदर के साथ युद्ध लड़ा, किस नदी पे? तो झेलम नदी पे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर करिए ताकि ये वीडियो पहुंच सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया? यानी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? सीधा पूछ देता है क्वेश्चन, सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो आपका खैबर दर्रा से हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, खैबर दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? मौर्य वंश की राजस्थापना, यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। बेस छोटा छोटा क्वेश्चन है, याद रखने की कोशिश करिए। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सीधा क्वेश्चन पेपर में टपकता है आपके, सीधा आपके पेपर में आ जाता है। तो इसके आंसर कौन है? बिंदुसार, ठीक है। और बिंबसार कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का निर्माण किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार टपका, ये भी क्वेश्चन बहुत बार सीधा सीधा आपके पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 13वें अभिलेख में है। किस अभिलेख में है? 13वें अभिलेख में, कभी मत भूलिएगा, रट डालिए, कत्ते जहर क्वेश्चन है सारे सारे। आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन से? तो मेगास्थनीज, बहुत बार पूछा है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है दोस्तों। किसके साथ दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क द्वारा किस वर्ष को शक संवत बनाया गया? यानी कनिष्क ने क्वेश्चन पूछा है शक संवत किसने चलाया था दोस्तों? शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने। एक क्वेश्चन यहाँ है, कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में चलाया था, ठीक है, 78 ईस्वी में चलाया था शक संवत, क्लियर है। ईसा पूर्व देखिए दोस्तों, या तो ईसा पूर्व नहीं होगा, आपका ईस्वी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया गया? ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया गया? तो शक संवत का। शक संवत चलाया था किसने? कनिष्क ने चलाया था दोस्तों, ठीक है, कनिष्क ने चलाया था, ओके। कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में। कब चलाया था दोस्तों? 78 ईस्वी में चलाया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार सीधा पेपर में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा, और जैसे ही दिखेगा आप लोग क्या मारेंगे? समुद्रगुप्त, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। तो भारत का नेपोलियन अगर पूछ दिया जाए, भारत का नेपोलियन, तो किसे कहेंगे? समुद्रगुप्त को कहेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने, ठीक, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा? देखिए अभी मैंने बताया, और क्या आ गया क्वेश्चन? सीधा आ गया। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पूछेगा और थोड़ा सा टफ करेगा तो कह देगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? B.A. स्मिथ ने कहा था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था, ओके दोस्तों, कुमारगुप्त ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को, याद रखना दोस्तों, गुप्त काल को कहा जाता है, कभी भी मत भूलिएगा गुप्त काल को, ठीक है। गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, श्री गुप्त इसके स्थापक थे। तो प्राचीन काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, गुप्त काल में सोने का सिक्का को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन सीधा आपके पेपर में समझता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पेपर सीधा आपके पेपर में टपकता है, तो दिनार कहते हैं, ठीक है ना, दीनार, ठीक है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा गया?
दिनार कहा गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, मेघदूतम की रचनाकार कौन है? मेघदूतम सीधा क्वेश्चन टपकता है, ये भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास की, याद रखना कालिदास की। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, आदि है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में आया था? ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, रखिए, ठीक है। चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को, ठीक है, हेनसांग को कहा जाता है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रगुप्त फयान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ और जिसमें हर्षवर्धन का पराजय हुआ? यानी हर्षवर्धन क्या हुआ? हार गया। किस युद्ध में हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय से हार गया? तो क्या पूछ रहा है, किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था एक, जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। और क्या हुआ था? हर्षवर्धन इसमें हार गए थे, ठीक है ना। तो हेनसोंग, ठीक, हर्षवर्धन याद रखिएगा। ओके, क्लियर है। ये आपका जो है अब 50 क्वेश्चन की पूरा हो गया। और दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन इतिहास का ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, जो 50 क्वेश्चन था। और ये परीक्षा के दृष्टि बार बार क्वेश्चन में आपके सीधे टपकते हैं, सीधे पेपर में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसको जो है बनाने में। तो आप दोस्तों जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके दोस्तों।